नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक से 6 घंटे तक ईडी की पूछताछ। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी पूछताछ हुई है। आतिशी ने कहा ईडी बीजेपी का राजनीतिक गठबंधन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर कल आएगा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। और खिचड़ी घोटाले में अमोल कीर्तिकर से 7.5 घंटे ईडी की पूछताछ। नॉर्थ वेस्ट मुंबई से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं कीर्तिकर। खिचड़ी घोटाले में 6 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। और 6 अप्रैल को बीजेपी का संकल्प पत्र होगा जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, संकल्प पत्र के लिए जनता से कुल 5 लाख सुझाव आए हैं। और संकल्प पत्र पर में महिला, युवा, गरीब, किसान पर फोकस है। इस सब के बीच में दिल्ली के पुलिस थाने में धरने पर बैठे हैं टीएमसी के नेता। मंदिर मार्ग थाने में 24 घंटे का धरना। चुनाव आयोग से मांगे पूरी होने तक धरने पर बैठने का प्लान है। टीएमसी की मांग, केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख हटाए जाएं। इस सब के बीच में जेएनके और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों का बंटवारा। 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। जम्मू, उधमपुर और लद्दाख सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और महाराष्ट्र की रैली से पीएम का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस की नीति विभाजन की। उद्धव पर तंज, कांग्रेस वाले नकली शिवसेना के साथ हैं। और पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सजा पर रोक लगाने से इनकार। सुनवाई पूरी हुए बिना सजा पर रोक से कोर्ट का इनकार है। और 9वीं बड़ी खबर, किसानों ने रेल रोको आंदोलन 10 अप्रैल तक टाला। पंजाब सरकार से मीटिंग के बाद फैसला टाला गया। अब 10 अप्रैल को पंजाब हरियाणा में रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से किसानों की रिहाई की मांग है। इन सभी खबरों के साथ अब कर्टन रेजर में आपको बताते हैं वो 5 खबरें जो कि आज हमारी कवर स्टोरीज है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, ध्यान से देखिएगा। अब से कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी दुनिया सूर्य ग्रहण की गिरफ्त में होगी। इस सूर्य ग्रहण पर अमेरिका को किस हमले का डर है? दूसरी खबर, रामनवमी पर दंगे होंगे क्या? ममता ऐसा कहकर डर फैला रही हैं। राम के नाम पर डर फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरी खबर, 8% आदिवासी वोटों के लिए आज मोदी वर्सेस राहुल की टक्कर हुई। 47 सीट की यह लड़ाई क्या गेम चेंजर साबित होगी? चौथी खबर, रूस से यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को कौन सा हथियार दिया जिससे चीन पाकिस्तान में हड़कंप मच गया? पांचवी खबर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर विमान के इंजन का कवर टूटा। 135 यात्रियों की जान पर कैसे बनाई? खौफनाक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिक्र आपकी में सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बाद खबर उस ग्रहण की जो कि राजनीतिक बयानबाजी के बाद सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। यह ग्रहण है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर राजनीति से प्रेरित हमलों का। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ तो शनिवार को हुआ, लेकिन इस मामले में राजनीति अब चरम पर है। और आज इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। टीएमसी का 10 सदस्यीय दल चुनाव आयोग से केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की शिकायत करने पहुंचा। इसके बाद ये नेता चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठ गए। वो ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए और सीबीआई चीफ को बदलने की मांग कर रहे थे। इन नेताओं को पुलिस ने पहले समझाया बुझाया और जब वो नहीं माने तो उनको उठाकर आयोग के सामने से हटाया गया। टीएमसी नेता 24 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए थे। जब इन सब को बस में बैठाकर ले जाया गया तो टीएमसी नेताओं ने बस को भी नारेबाजी का मंच बना डाला। इन नेताओं को बाद में मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और वहां भी टीएमसी के नेता धरने पर बैठे हैं। 65 घंटे से बंगाल में बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच एनआईए को लेकर तीखे वार पलटवार हो रहे हैं। एनआईए वर्ड जो है वो ट्रेंड कर रहा है। कल दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे तो वो इस मुद्दे के बहाने ममता सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून और संविधान दोनों कुचले जा रहे हैं। 24 घंटे बाद आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर बांकुड़ा की रैली में जवाब दिया। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को
भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। मैं आपको गारंटी देता हूं, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। किंतु একটা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ ভাষা কি শোভা পায় যে 4 जून निर्वाचन हो गए चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का फंडिंग बॉक्स। इन शब्दों से आप समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों के लिए किस लेवल की राजनीति, बंगाल के समीकरण, पिछले चुनावों के नतीजे और वोट गणित, इन सबसे संकेत यही मिल रहे हैं कि राज्य में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी में है। ऐसे में एनआईए पर जब हमला हुआ तो दोनों दलों को एक दूसरे को घेरने का एक और मौका मिला। आज दिन भर इस पर खूब सियासत हुई। 5 जनवरी की यह तस्वीर आपको याद होगी। यह तस्वीर बंगाल के संदेश खाली की है। तब केंद्र की एजेंसी ईडी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो उस पर हमला हो गया। ठीक 3 महीने बाद 6 अप्रैल को ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर बंगाल से सामने आई। इस बार भी एजेंसी केंद्र की ही थी, बस इलाका अलग था। तब संदेश खाली में हुआ था। इस बार ऐसी ही घटना पूर्वी मेदिनीपुर में हुई। ईडी की तरह एनआईए भी एक्शन लेने पहुंची थी, लेकिन उसकी टीम पर हमला हो गया। अब यह मुद्दा बंगाल के सियासी अखाड़े में गूंज रहा है। NIA works for Bharat Mata, for this country, and those people, those are trying to make this state as Afghanistan and Bangladesh, larger Bangladesh. NIA will resist, and all the nationalist people, all the son of Bharat Mata, daughters of Bharat Mata will resist against TMC. जिस घर में वो घुसा था, जो एलिगेशंस है उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। एनआईए का जो एसपी है धनराम सिंह, उसके घर शाम पे भाजपा लीडर जितेंद्र तिवारी वो क्या कर रहे थे, पहले तो इसका जवाब चाहिए। बयानबाजी इतनी तेज हुई कि बीजेपी ने ममता की तुलना जिन्ना से कर दी, तो चुनावी मौसम में एनआईए की कार्रवाई पर टीएमसी ने सवाल खड़े किए। लगातार झूठ व भ्रम पैदा कर रही हैं ममता बनर्जी। 21वीं सदी की नई जिन्ना बन के उभरी है। उन्हें चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही उन बेटियों की जिन पर लगातार बलात्कार व हत्याएं बंगाल की धरती पर हो रही। और जब कोई जांच एजेंसियां वहां जांच करने के लिए आ रही हैं, आप उन पर हमले करा रहे हैं। मोदी का दो भाई ईडी और सीबीआई, वो उसको लेके वो लड़ रहे हैं। 2 साल पहले का बात लेके अभी चुनाव के पहले ये सब करना एनआईए का उचित नहीं था। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटी है, तो वहीं टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों के मुखिया को हटाने की मांग चुनाव आयोग से कर रही है। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है, सेंट्रल एजेंसी को डरा रहा है। सीबीआई, ईडी, एनआईए एंड इनकम टैक्स को, सेंट्रल एजेंसी को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और बहुत सारे साजिश रचा जा रहा है। जो किया इतना दिन वो तो किया, लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम ये सब एनआईए वाले बात, आईटी वाले इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग
का दफ्तर और उसके आसपास का इलाका हाई सेंसिटिव जोन में आता है। यहाँ पर इस तरह के धरना और प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं। पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन ये तमाम नेता यहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे। बलपूर्वक पुलिस ने इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाया है और तमाम जो 10 नेता यहाँ पर धरने पर बैठे थे उनको हिरासत में लिया है। एक तरफ बंगाल में एनआईए पर हमला, दूसरी तरफ एक और खबर जिसे पूरे देश को हैरत में डाल दिया, और वो है बंगाल में ही रामनवमी के दिन किसी अप्रिय घटना की आशंका। बंगाल की राजनीति में इस वक्त दो मुद्दे जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। पहला एनआईए की टीम पर हमला और दूसरा 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन बंगाल में दंगों की बात। सवाल यह है कि रामनवमी पर बंगाल में दंगे की बात आई कहां से? 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से पहले 17 अप्रैल को रामनवमी पर दंगे होंगे। 60 বছর হয়ে গেছে আর বিজেপি সিম্বল হয় কখনো? কোনো দেশে এই জিনিস হয় না, কোনো দেশে এই জিনিস হয় না। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। सवाल खड़ा यह होता है कि अगर इनके पास पहले से इंफॉर्मेशन है, सरकार इनकी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, तो फिर उसको काबू में भी तो किया जा सकता है। ममता बनर्जी 5 अप्रैल को भी ऐसा ही बयान दे चुकी हैं। ममता के दोनों बयानों के बाद कुछ बड़े सवाल। ममता बनर्जी किस आधार पर रामनवमी पर दंगे की बात कर रही है? वो कौन सा इंटेल है इनके पास? क्या 2023 की तरह फिर रामनवमी पर दंगे की कोशिश हो रही है? क्या ममता का दंगे वाला बयान चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है? ममता के बयान के बाद अगर कुछ अनहोनी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? ममता के बयान के खिलाफ बीजेपी आक्रामक है। ममता पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगा रही है। रामनवमी से 9 दिन पहले ही बंगाल में राम के नाम पर नए घमासान की शुरुआत हो चुकी है। রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, ও রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे वाला बयान दिया। बंगाल की राजनीति में पहले चरण के चुनाव से पहले नया भूचाल आ गया। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी हर साल रामनवमी से पहले गुमराह और ध्रुवीकरण करने का काम करती हैं। रामनवमी का पहले गुमराह करने का काम और पोलराइजेशन करने का काम ममता बनर्जी खुद करती है। ये बहुत खराब इंसिडेंट है। दूसरा समुदाय का जुलूस में ममता बनर्जी साइलेंट रहती है, इसलिए कुछ नहीं होता है। और जब सनातनी का त्योहार आता है, ममता बनर्जी ने खुद पिछले साल ममता बनर्जी ने खुद आग लगाई, इसलिए डालखोला, शिवपुर, हावड़ा और रिसड़ा में इतना राम भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ। बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेता ममता बनर्जी के खिलाफ एक्टिव हो गए। ममता बनर्जी पर रामनवमी को बदनाम करने के आरोप लगाने लगे। रामनवमी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? त्योहार सबके हो रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की आदत डालिए। ये जय श्री राम और राम जी की नवमी पर आपका ये बयान किसी और गलत और इशारा कर रहा है। ममता बनर्जी का दंगे वाला बयान पीएम मोदी के उस बयान के अगले दिन आया जब उन्होंने राजस्थान के अजमेर में रैली को संबोधित करते हुए रामनवमी का जिक्र कर इंडिया अलायंस के नेताओं पर हमला किया था। हमारे यहाँ तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। बंगाल में रामनवमी पर हिंसा का पुराना इतिहास है। 2023 में भी यहां रामनवमी के दिन कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और उपद्रव हुआ था। बीते 1-2 सालों में रामनवमी के मौके पर देश में हिंसा का एक ट्रेंड बन गया। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर हिंदू त्योहारों के दिन हिंसा का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है?
क्योंकि साल 2023 में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव और झड़प की घटनाएं हुई। 2023 में बंगाल में सबसे अधिक हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली, जब अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। कई जिलों में जमकर उपद्रव हुआ। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बंगाल में एक बार फिर कुछ ऐसा ही दृश्य दोहराया जा सकता है। ममता बनर्जी रामनवमी पर बंगाल में हिंसा का डर दिखा रही हैं। ममता बनर्जी के बयान ने एक बार फिर 2023 में रामनवमी पर हुई हिंसा का मंजर आंखों के सामने ला दिया है। जब बंगाल के हावड़ा, हुगली, उत्तरी दिनाजपुर, इस्लामपुर और रिसला में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और उपद्रव हुआ था। मंदिर के अंदर बंगाल में कई जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। 2023 में रामनवमी पर हुए हिंसा की जांच एनआईए कर रहे हैं। एजेंसी इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने एनआईए पर हमले के समय ही रामनवमी पर फिर से दंगे की आभास दिए हैं। बीजेपी टीएमसी के बीच जारी घमासान में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हिंसा का डर दिखाकर टीएमसी बंगाल में वोट का जुगाड़ कर रही है? अगर बयान के बाद रामनवमी पर हिंसा हुई तो जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? एक और पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या में रामनवमी की भव्य तैयारियां हो रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के राम मंदिर में पहली रामनवमी, इसीलिए इसे विशेष और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में राम मंदिर ट्रस्ट जुटा हुआ। कल यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज से सिर्फ 9 दिन बाद 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। राम मंदिर में पहली रामनवमी का खास आकर्षण होगा रामलला का सूर्य तिलक। रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। रामलला के मुखमंडल पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रहेंगी। दावा है कि एक गोलाकार सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। वैज्ञानिक रामलला का सूर्य तिलक करने की तकनीकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए राम मंदिर में विशेष उपकरण लगाए गए हैं और कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से राय ली गई। सोचिए वो पल कितना अद्भुत और अनोखा होगा जब रामलला की मूर्ति पर रामनगरी में भव्य सूर्य की किरणों से तिलक किया जाएगा। वो भी रामनवमी के दिन, वो भी उस घड़ी में जब भगवान राम का जन्म हुआ था, दोपहर 12 बजे। तैयारियां फुल स्पीड पर चल रही हैं। आपको बताते हैं किन उपकरणों के जरिए इसे संभव बनाया जाएगा। अब यह देखना बड़ा रोचक है कि आखिर कैसे होगा कि प्रभु श्री राम के मस्तक पर सूर्य की किरणें आएंगी, वो भी ठीक 12 बजे। कैसे होगा ये? इसमें एक बहुत बड़ी साइंस छिपी हुई। ये देखिए सर, ऑप्टो मैकेनिकल प्रणाली के जरिए सूर्य की किरणों को रामलला के मस्तक पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इस काम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले दर्पण का प्रयोग होगा। ऐसी व्यवस्था होगी जिससे कुछ खास कोण पर लगे लेंस की मदद से वर्टिकल पाइपिंग के जरिए किरणों को रामलला के मस्तक तक ले जाया जाएगा। इस पूरे सिस्टम में बैटरी या बिजली की जरूरत नहीं होगी। इसे पर्यावरणविद इको फ्रेंडली तिलक भी कह रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इस सूर्य तिलक की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसका भी जवाब हमारे पास है। सबसे पहले सूर्य की रोशनी अयोध्या में राम मंदिर के तीसरे फ्लोर पर लगे दर्पण पर आएगी। उसके बाद 3 लेंस और 2 अन्य दर्पण से होते हुए सीधे भूतल पर लगे आखिरी दर्पण पर पड़ेगी, जिसके बाद रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य की किरणों से तिलक लगेगा। आपको बता दें, भगवान राम सूर्यवंशी हैं। ऐसे में राम मंदिर के निर्माण के समय यह प्रस्ताव रखा गया था कि वैज्ञानिक विधि से ऐसे प्रबंध किया जाए कि रामनवमी के दिन दोपहर में सूर्य की किरणें सीधे रामलला की मूर्ति पर ऐसे ही पड़े। अब इसकी तैयारी चल रही है। रामलला के विशेष सूर्य तिलक को लेकर अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उस इंटरव्यू में मैंने उनसे सूर्य तिलक के बारे में पूछा था, उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए। उस शिखर पे स्पेशल साइंटिफिक व्यवस्था से रामनवमी के दिन सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़े। कैसे होगा सर ये? उन्होंने कैलकुलेट किया है, उसके लिए वो हाइट चाहते थे।
तो हाइट बताएगी। लेकिन ये तो अद्भुत होगा जी, और वहाँ अपर्चर होगा, उसके लिए कंप्यूटराइज्ड सन रे को आके फिर टर्न करना होगा, क्योंकि वो सीधे नहीं पड़ रहा है। जो दिशा है उसमें संभव नहीं है कि 12 बजे दिन में हम सन रे को कैप्चर करके सीधे ला सकें। तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि रामनवमी के दिन किस प्रकार से मॉड्यूलेट उसका करना होगा और फिर उसको एक तरीके से डायरेक्शन देना अद्भुत होगा एकदम। तो यह कार्य CBRI की और CSIR के अध्यक्षता में बहुत कार्य हुआ है। पुणे के एक सेंटर है एस्ट्रोनॉमिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन लोगों ने मिल करके बनाया है। अब लगभग तैयारी है। और अब राजनीतिक खबरों की ओर रुख करते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासी टक्कर के बारे में बताते हैं। आज दोनों नेताओं के बीच आदिवासी वोट को लेकर वार पलटवार हुए। वैसे पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच की दूरी करीब 550 किलोमीटर थी, लेकिन दोनों ने अपनी रैलियों के लिए दो ऐसी जगहों को चुना जहां आदिवासी वोटर असरदार हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से आदिवासी वोटर्स को संदेश दिया, तो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सिवनी से आदिवासियों को एड्रेस किया। दोनों ने आदिवासी समुदाय को लेकर सीधी बात की। क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट है। मोदी मोदी अब की बार जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। मैं हूँ मोदी का परिवार। आपकी आबादी 8% है, मगर देश में भागीदारी आपकी नहीं। देश की जनता आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। मोदी मोदी ओचो बाटले। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से, तो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सिवनी से आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। प्रधानमंत्री ने बस्तर से आदिवासी समाज को अपनी सरकार के काम गिनाए, तो राहुल गांधी ने सिवनी में सवाल पूछकर काउंटर अटैक किया। 90 में से एक अफसर आदिवासी है। आपकी आबादी 8% है, मगर देश में भागीदारी आपकी नहीं है। बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। चुनावी मंच से ये तीखी बयानबाजी आदिवासी वोट के लिए है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी में थे, जहां आदिवासी आबादी करीब 38% है। राज्य की 29 में से 6 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। बस्तर में आदिवासी आबादी करीब 66% है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 4 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। तो राहुल गांधी बीजेपी पर आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल जुलाई में हुए सीधी पेशाब कांड का जिक्र किया, जिसमें बीजेपी विधायक के करीबी का एक आदिवासी पर पेशाब करने वाला वीडियो वायरल हुआ था। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। उस वीडियो को ये लोग वायरल कर रहे हैं। ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी सोच है। सवाल यह है कि आज एक ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी रैलियों के लिए आदिवासी इलाके को क्यों चुना। आपको कुछ नंबर्स दिखाते हैं जिससे आपको इसकी वजह समझ में आएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करने में आदिवासी वोटर्स की भूमिका काफी अहम है। देश में आदिवासी समुदाय की आबादी 10 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है, जो देश की कुल आबादी का करीब 8.6% है।
आदिवासी समुदाय के लिए पूरे देश में लोकसभा की 47 सीटें रिजर्व हैं, यानी ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां आदिवासी वोटर हार जीत का समीकरण तय करता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 7 बड़े राज्य हैं जहां आदिवासी वोटर्स प्रभावी हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी करीब 31%, झारखंड में करीब 26%, ओडिशा में आदिवासी करीब 23% है, मध्य प्रदेश में एसटी आबादी करीब 21% है, गुजरात में करीब 15% और राजस्थान में करीब 14% और महाराष्ट्र में 9% है। आदिवासी वोटर सिर्फ इन 7 बड़े राज्यों में ही 174 लोकसभा सीटों में समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो आदिवासी वोटर्स इससे भी ज्यादा प्रभावी हैं। आपको उन 47 सीटों का गणित भी समझा देते हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीट एसटी के लिए रिजर्व, झारखंड की 14 में से 5 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इसी तरह ओडिशा की 21 में से 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ की 11 में से 4 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 4 एसटी के लिए आरक्षित हैं, जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 एसटी के लिए रिजर्व हैं। हालांकि एक फैक्ट यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 31 पर बीजेपी का भगवा लगा। चुनाव आयोग ने जारी की पहले फेज के सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट, वेबसाइट पर डाला पूरा ब्यौरा। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी नेताओं का धरना प्रदर्शन, पुलिस ने सांसद डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश के साथ पीएम मोदी की नवादा रैली पर कहा, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए, इतने बुजुर्ग और अनुभवी सीएम ने जो किया उससे हम शर्मिंदा। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, बीजेपी के घोषणा पत्र में सरकारी योजनाओं से पीएम और केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें हटाने की मांग। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की फजीहत, एमपी के मंडला में राहुल गांधी के मंच पर लगी बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो बाद में हटाई गई। नागपुर में नितिन गडकरी के घर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गडकरी के पूरे परिवार के साथ बिताया वक्त। शहडोल से नहीं उड़ सका राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, फ्यूल का टैंकर समय से नहीं पहुंच सका था। अब कल सुबह 6 बजे जबलपुर के लिए रवाना होंगे राहुल। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे की नाराजगी की खबरों पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, अश्विनी चौबे पार्टी के बड़े नेता हैं और हमारे लिए सम्मानीय हैं। कोयंबटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने किया रोड शो, उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी थे। और आगे देखिए, मोदी जैसा प्रधान पाक अवाम की मांग।